नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखीमपुर खीरी के दौरे के दौरान एक बड़ी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने हर धर्म और समाज के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया है, जबकि पहले केवल कब्रिस्तानों के लिए ही धन आवंटित किया जाता था। सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश की कोई ठोस पहचान नहीं थी, ये दिशा विहीन हो गया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत ने अपनी खोई हुई वैश्विक पहचान दोबारा हासिल की। आज भारत तेजी से बढ़ती हुई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले समय में केवल अमेरिका, चीन और भारत ही शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत और क्षमता का परिचय दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकेगी। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है, वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर अब कबीरधाम कर दिया गया है। 2014 के बाद हर धर्म के विकास के लिए बजट पारित किया गया, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्तफाबाद का नाम अब कबीरधाम कर दिया है। तो लखीमपुर खीरी से ये बड़ी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम कर दिया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मुस्तफाबाद का नाम अब कबीरधाम कर दिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। बिल्कुल सही, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में आज जो है कबीरधाम स्थान में जो है वहाँ जन्मस्थल को, जो कबीरधाम के जो संत कबीरधाम थे, उनका जो है जन्मदिवस पर हर तरीके से जो है यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो उपलब्ध होकर जो है यहाँ पे जो उनका जन्मदिवस पे कार्यक्रम उपस्थित किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका भी निमंत्रण जो है उनका निमंत्रण रखा गया था। इस उपलक्ष्य में आज जो है वहाँ पर उपस्थित हुए और वहाँ उपस्थित होकर वहाँ जिले के जो आला अधिकारी थे उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौबंद भी किया और वहाँ पर उन्होंने आकर के एक बड़ी घोषणा पब्लिक के बीच में कर दिया कि आज से जहाँ पे मुस्तफाबाद का नाम को बदल के जो है कबीरधाम रखा जाएगा। जो कोई आज ये कबीरधाम पुस्तकों से जो लोगों के यहाँ आए हैं और इसका जो है नाम कबीरधाम के नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पूर्व भी जो है जो आरएसएस संघ के मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने भी ये घोषणा किया था कि यहाँ पे जो कबीर मुस्तफाबाद नहीं, यहाँ पे जो है कबीरधाम का नाम रखा जाए। उसी के उपलक्ष्य को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर के इसकी घोषणा ही कर दी, आधिकारिक पुष्टि भी कर दिया। जी बिल्कुल। और अरविंद, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हुए नजर आते हैं। आज के भी संबोधन में उन्होंने यही कहा कि 2014 के बाद से सभी धर्मों के लिए बजट पारित किया गया है और सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का काम यहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हाँ। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सरकार जो 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोर्चा संभाला और जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार में, तब से लगातार हम सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, और उन्होंने सीधे जो बिहार पे चुनाव हो रहा था वहाँ उनके पे भी हमला बोला कि यहाँ जो है कि विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ जो है वोट लेना ही जानते लेकिन कार्य करना नहीं जानते। जब से हमारी सरकारें हैं वहाँ सभी विशेष वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, हर वर्ग को जो है
हमारी सरकार में लाभ मिलता है जी। बिल्कुल। चलिए अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफ़ाबाद का नाम अब कबीर धाम कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी से इसकी बड़ी घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि 2014 के बाद से हर धर्म के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया और सभी धर्मों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की औपचारिक सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में कानून मंत्रालय को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की स्थापित परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल के अंत से लगभग 1 महीने पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाते हैं। बताया जा रहा है कि कानून मंत्रालय ने हाल ही में CJI गवई की अगर हम बात करें तो गवई को पत्र लिखकर उनसे उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने का अनुरोध किया था, जिसके जवाब में ये सिफारिश भेजी गई है। मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार पद छोड़ने से पहले मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित करते हैं। वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और न्यायपालिका में उनका लंबा अनुभव है। न्यायिक निर्णयों में उनकी निष्पक्षता, गहराई और प्रशासनिक समझ के कारण उन्हें भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में देखा जा रहा है। ये सिफारिश आने वाले समय में भारत के न्यायिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की दिशा और कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR की तारीखों की घोषणा करेगा। ये घोषणा शाम 4:15 पर होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। तो जानकारी के अनुसार पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल होंगे। SIR मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतकों के नाम को हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियां निकालना और स्थानांतरण जैसे कार्य शामिल होते हैं। आयोग की ये पहल विशेष रूप से उन राज्यों पर केंद्रित है जहां जल्द ही चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी। इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव निर्धारित है और मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण की विस्तृत समय सारिणी जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ये चरण उन राज्यों से शुरू होगा जहां चुनावी तैयारियां सबसे अधिक जरूरी हैं। SIR के दौरान घर घर सर्वेक्षण, दावे आपत्तियां निपटाना और फोटो ID कार्ड अपडेट जैसे कार्य किए जाएंगे। पहले चरण के बाद अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो। यह घोषणा ऐसे समय में सामने आ रही है जब राजनीतिक दल मतदाता पंजीकरण पर सतर्क है। वहीं अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हरियाणा के 50 नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 16 लोग करनाल जिले के हैं, जबकि कैथल से 14 युवक शामिल हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और अंबाला से 5-5, यमुनानगर से 4, जींद से 3 और रोहतक और पानीपत से 1-1 व्यक्ति है। सभी की उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच बताई जा रही है। ये सभी डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। वहां ये 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक अलग अलग जेलों में बंद रहे और अब बेड़ियों में अपने देश लौटे हैं। शनिवार देर शाम अमेरिका से आए एक विशेष विमान से इन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। जानकारी मिलते ही हरियाणा पुलिस की टीमें एयरपोर्ट पहुंची और संबंधित जिलों के युवकों को उनके जिला पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया। सत्यापन प्रक्रिया के बाद पुलिस ने कैथल के गांव तारागढ़ निवासी नरेश कुमार को छोड़कर बाकी सभी को उनके परिवारजनों के हवाले कर दिया। नरेश कुमार के खिलाफ शराब तस्करी और चेक बाउंस के मामले दर्ज हैं। साथ ही अदालत ने भगोड़ा घोषित था, इसलिए उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों मुंबई में बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर गर्मा गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मरीन लाइन्स में बीजेपी को आवंटित जमीन पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। संजय राउत ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर बीजेपी का नया प्रदेश मुख्यालय बन रहा है, बता दें कि वो पहले नगर निगम और मुंशियालय कॉलोनी की संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि इस जमीन का हस्तांतरण मात्र 24 दिनों में रातों रात कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। राउत का दावा है कि पहले यह जमीन एकनाथ रियल्टर्स नामक एक बिल्डर को दी गई और कुछ ही समय बाद उसे बीजेपी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध और अनियमित करार दिया। साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करते हुए वो नजर आए। तो सिर्फ 24 दिनों के अंदर जमीन को ट्रांसफर किया गया, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला सवालों के घेरे में है और इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है
कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है और इसी को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा गया है। आपको बता दें कि ज़मीन के मामले को लेकर ये पूरा मामला अब गर्मा गया है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ज़मीन आवंटन के मामले को लेकर अब लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है और 24 घंटे में जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है उसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, शिवसेना उद्योग गुट के प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने पत्र जो है अमित शाह को लिखा है। उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि महज 24 घंटे में जमीन आवंटन की गई है। इसके पीछे एक बड़ा घोटाला, एक बड़ी साजिश है। कृपया इसकी जांच की जाए। अब ऐसे में अमित शाह की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इंतजार करना होगा। अमित शाह मुंबई दौरे पर ही है। आज मीडिया से पूछे गए सवालों पर भी क्या जवाब देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो जमीन आवंटित हुई थी बीजेपी कार्यालय या अन्य चीजों के लिए, उसे भी लेकर जो है संजय राउत ने पहले भी मुख्य पत्र सामना के लिए निशाना साधा था। हालांकि अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। जी बिल्कुल। और मुरारी, जिस तरीके से शिवसेना ने ये कहा है कि रातों रात ये सौदा किया गया और इसके पीछे की जो मंशा है वो कई सवालों को यहाँ पर खड़ा करती है। जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये कहा है कि बीजेपी मुख्यालय का जो निर्माण किया जा रहा है वो ज़मीन जिस तरीके से खरीदी बेची गई है उन तमाम पहलुओं पर उच्च स्तरीय जांच यहाँ पर बैठनी चाहिए। इसके बाद अब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आई हो? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राम कदम जो उनके मुंबई नेता और प्रवक्ता है, उनका कहना था कि कार्यालय के लिए लोकसभा इलेक्शन के दरमियान ही तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन समय न रहने की वजह से बड़े नेता उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए नहीं हुआ था। हमने किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की है। जिससे जो जांच कराना है वो करा सकता है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से दावा किया है और पत्र लिखकर मांग किया है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कि कुछ साजिश हुई है। तो अब जवाब अगर बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जाता है तो क्या संजय राउत की तरफ से इस पूरे मामले को कोर्ट की तरफ लेके जाया जाता है? क्योंकि जमीन आवंटित मुंबई के बीचों बीच बीजेपी कार्यालय के लिए किया गया है। तो ऐसे में संजय राउत का आगे का रुख क्या होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी कार्यालय के लिए जो जमीन आवंटित हुई है, जिसका भूमि पूजन आज अमित शाह के हाथों हुआ है, ऐसे में उस जमीन के आवंटन को लेकर के इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। देखना ही होगा कि क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ निकल कर आ पाता है। चलिए मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी के नए कार्यालय को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। संजय राउत ने अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी यहां पर की गई है। तो जमीन आवंटन पर सवाल उठाते हुए संजय राउत नजर आए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मशहूर पंजाबी गायक और कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने सरताज द्वारा रचित गीत हिंद की चादर की प्रस्तुति देखी और उनकी सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने महान गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी हमारे गुरुओं की प्रेरणा से जन सेवा और समाज कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। वहीं अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने एक सराहनीय पहल की है। जिले के डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा खुद सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने शहर में पैदल भ्रमण कर लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान जिन दोपहिया चालकों के सिर पर हेलमेट नहीं था, उन्हें रोका गया और निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। अधिकारियों ने ऐसे चालकों को भविष्य में नियमित रूप से हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत भी दी। इसके साथ ही नगर की पार्किंग स्थलों और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थिति की भी समीक्षा की गई। डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि ये पहल लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले जहां चालान की कार्रवाई पर जोर था, वहीं इस बार जनता को शिक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए हेलमेट वितरण को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, ये अभियान इसलिए चलाया गया था, जागरूकता के लिए चलाया गया था
एसएसपी साहब से कल वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि अगर ऐसा अभियान चलाया जाएगा तो लोगों में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी इम्पोज कर पाएंगे। मेन काम हमारा पनिशमेंट देना नहीं, हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। एक हैबिट में लाना है कि हेलमेट ज़रूरी होता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में चालान भी नहीं काटे, लोगों को जागरूक करा। लेकिन अब जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कई लोग फिर देखा गया कि ऐसे भी आ रहे हैं कि जो मतलब रेगुलरली हमारे ऑफेंडर्स हैं, तो चालान भी हम काट रहे हैं उनका, और साथ में हेलमेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट मेरी आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता से रिक्वेस्ट है, हेलमेट प्लीज़ पहनिए। ये आप ही की सुरक्षा के लिए है, और ये पनिशमेंट भी इसलिए रखी जाती है, जो भी फाइन्स होते हैं, ताकि आपके एटीट्यूड में चेंज आ पाए। तो हमने कोशिश ये करी कि रेगुलरली चालान तो काटते हैं, आज वैसे भी एक बार ट्राई करते हैं, और रेगुलरली हम लोग कोशिश करेंगे हर महीने जब भी रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है उसके माध्यम से या अलग माध्यम से हम ऐसे अभियान और चलाएंगे। देखिए, बेसिकली आज जो हेलमेट दिया गया है, इसमें मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो रोड सेफ्टी की तरफ से हमने दिया है। इसमें मेन उद्देश्य था कि लोगों का एटीट्यूड को चेंज करना। हम चालान काट रहे हैं, काफ़ी समय से ये चालान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में एटीट्यूड में थोड़ा चेंज है। हमने सोचा कि चलो हम लोग अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो नहीं पहन रहे, उनको दें, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं मन में ये फीलिंग आए कि भाई वो हेलमेट लेके निकले। एक अवेयरनेस भी लोगों में आए कि हेलमेट के बिना निकलना या बाइक चलाना रिस्की होता है, जान में खतरा हो सकता है। तो वो एक अवेयरनेस के लिए भी था। बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने के उद्देश्य से हम लोग ये आज हेलमेट अभियान चलाया है। वहीं बीजेपी ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये सभी नेता एनडीए गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैदान में उतरे थे। पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की है और चारों के निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनमें वरुण सिंह, अनूप कुमार, पवन यादव और सूर्यभान सिंह शामिल हैं। वरुण सिंह बहादुरगंज सीट से, अनूप कुमार गोपालगंज सीट से, पवन यादव कहलगांव से और सूर्यभान सिंह बड़हरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इन चारों पर संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए निष्कासन का निर्णय लिया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी करार दिया है। सलमान खान की तरफ से बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताने के बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ यह फैसला लिया गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 की 4थी अनुसूची के तहत रखा है। 4थी अनुसूची में उन लोगों को रखा जाता है जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह होता है। तो बलूचिस्तान सरकार के गृह विभाग की तरफ से 16 अक्टूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। इसमें सलमान खान को निगरानी सूची में रखते हुए वजह बताई गई है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान के सूत्रधार हैं। हालांकि पाकिस्तान के सरकारी सूत्रों ने इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की है। मामला तब सुर्खियों में आया था जब रियाद में आयोजित एक कार्यक्रम में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान शामिल थे। इस दौरान सलमान खान ने कहा था कि इस समय अगर आप एक हिंदी फिल्म बनाएं और उसे यहाँ रिलीज करें तो वो सुपरहिट होगी। सलमान ने आगे कहा था कि अगर आप एक तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए कमाएगी, क्योंकि यहाँ कई देशों के लोग रहते हैं। बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हर कोई यहाँ काम कर रहा है। एक्टर सलमान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ये चर्चा में है। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बयान को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ खतरा बताया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सलमान खान का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट के 4थे शेड्यूल में डाल दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर